देखो एक क्लास बनी अपनी, किस नाम से बनाते हैं अपन? क्लास का नाम रखते हैं क्या करो, डेमो ही नाम रखते हैं, ठीक है। तो डेमो क्लास के अंदर क्या है कि एक फंक्शन है void शो नाम से, ठीक है। और फिर इसके बाद ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन मैसेज देगा कि ये कौन सी क्लास है, बेस क्लास, ये मैसेज देगा, ठीक है। फिर एक और क्लास बनाते हैं अपन, क्लास का नाम देता हूँ, या तो एक काम करता हूँ उसका नाम देता हूँ ए और उसका नाम देता हूँ बी। अब बी जो है वो इसका पेरेंट है कौन, ए, ठीक है। लेकिन इसमें भी सेम फंक्शन है, देखो void शो सेम टू सेम। बस इसका मैसेज ये है कि ये क्या मैसेज देगा, ये जब कॉल होगा तो मैसेज देगा डिराइव क्लास, ठीक है। इतना क्लियर है, कुछ डाउट है क्या? हम मेन में गए। अब ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा प्रथम बताओ, बी का या ए का? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या मतलब, शेयर तो सर नहीं स्क्रीन नहीं है? दिख रही है। शेयर ही, रुक जाओ मैं फिर से कर देता हूँ एक बार शेयर। नहीं दिख रही। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ। देखना मैंने एक बार शेयर करी है, आएगी तो बताना मुझे। हो गई शेयर इधर से तो, आई क्या? आ रही नहीं आ रही, वॉइस भी आ रही कि नहीं इधर? नो सर नहीं आ रही, नहीं। नहीं आ रही, सर रुक जाओ आपका नेट, नेट सर रुक आपका जाओ नेट ही नहीं चल रहा सर। एक मिनट रुक जाओ। अरे आपकी वॉइस उधर से आ रही है मुझे पूरी, एंटर वाला। अब देखो तो क्या आ रही है क्या? नेटवर्क चेंज किया मैंने, हुआ क्या? नहीं हुआ? नहीं नहीं सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही। एक बार क्लास लीव करके वापस एक बार लीव करके ज्वाइन नहीं कर लो। सर, एक बार वो प्राइम स्टेप वाले वाईफाई से कनेक्ट कर लो। हाँ उससे ही कर रहा मैंने, उससे ही करा अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। एक बार आप लीव करके जाओ। अरे वो आज कहीं जाना था, कुछ तो बोला था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर किया क्या, मैं ये पूछ रहा था प्रथम कि अगर मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास ए है और चाइल्ड क्लास बी है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का हम्म बनेगा? सर ऑब्जेक्ट ये क्लास बी का। तो यहाँ बना दिया अपन ने, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया डबल है। अब मैं डबल ए से अगर शो को कॉल यस सर। करूंगा तो कौन सा वाला शो कॉल होगा बताओ? नीचे वाला। ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, वो भी तो है। हाँ वो भी, बट क्लास अपन ने बी को वो किया इसलिए। नहीं तो सुनो ना, इसका पेरेंट, इसका ये तो इसके पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है ना। सुनो एक काम करो, यहाँ पे जाओ, लो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले। अब बताओ अब क्या होगा? अब सर अब ऊपर वाला होगा। हाँ क्योंकि वो उसकी पेरेंट क्लास में भी जाने की एक्सेस रखता है। तो अगर मैं कॉल हाँ करता हूँ देखो, तो वो यहाँ पर मुझे इस बार बेस क्लास में से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या बोलते हैं यहाँ पर सेम नाम का फंक्शन कर दूँ शो नाम का, तो हाँ। अब वो पता है अब ऊपर नहीं जाएगा, वो देखो डिराइव क्लास दिखाएगा। ये लो हो गया, डायरेक्ट क्लास आ गया। क्यों आया ऐसा? क्योंकि अब जैसे वो जिस क्लास का होता है ना, पहले उसी क्लास में चेक करता है, अगर इसमें नहीं मिलता तो वो उसकी पेरेंट क्लास में जाके चेक करता वो फंक्शन है या नहीं। ओके ओके सर। ऐसा होता है, वो जिस क्लास का होगा ऑब्जेक्ट वो उस क्लास के फंक्शन में, मतलब उस क्लास के अंदर वो चेक करेगा उस फंक्शन को। उसको यहाँ मिल गया, अब यहाँ मिल गया तो वो उसकी पेरेंट क्लास में गया ही नहीं। अब जब गया ही नहीं तो ये फंक्शन भी नहीं कॉल हुआ। तो फिर हम इसी कंसेप्ट को तो क्या बोलते हैं, फंक्शन की ओवरराइडिंग बोलते हैं। कि अगर सेम नाम के फंक्शन होते हैं हमारे पास अलग अलग क्लास में, एक बेस क्लास एक पेरेंट क्लास में, तो जो बेस क्लास ऑब्जेक्ट जो बनाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट केवल कौन सी क्लास का बनाया जाता है, जो हमारी डिराइव क्लास होती है उसका बनाया था। और डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल और एग्जीक्यूट होने के कारण बेस क्लास का फंक्शन ओवरराइड हो जाता है, वो कॉल नहीं हो पाता है। ओके इसी सर को समझ गया। बोलते हैं अपन फंक्शन की ओवरराइडिंग। तो इस कंसेप्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो कॉल हो रहा है ना, तो अपन इसी के अंदर उसी फंक्शन को भी कॉल कर देते हैं। ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे आ रही कॉल, तो अपन क्लास के नाम से कॉल करो कि ए सी क्लास, इस क्लास के अंदर से ए क्लास के कौन से वाले फंक्शन को कॉल कर दो,
शो को। तो ए के बाद फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ध्यान है, बताया था मैंने, क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए लगता है। तो ए क्लास, तो इसी को फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। हाँ मैंने कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करना था उसमें चैट जीपीटी ने बताया, बस अंदर लिख कर अब इससे ऊपर वाले का भी हाँ, एक्सेस होता है वो चल जाता सुनो है। अब सुनो, पहले तो कॉल यहाँ से यहाँ जाएगी, हाँ फिर वो डिराइव क्लास पहले मैसेज देगा, फिर ए क्लास के शो को भी कॉल करना बोल रहा है, तब वो ए के शो को भी कॉल करेगा। समझ पाए क्या? नहीं आया? क्या है? ये अब दोनों चल जाएंगे, पहले डिराइव्ड आएगा फिर बेस क्लास में से आएगा। और अगर जैसे कि ए वो डबल सेमी का डबल कोलन और वो लिख दे तो वो ऊपर पहले शो होगा, मतलब हाँ पहले बिल्कुल, base से derived है। डेफिनेटली। ये देखो डिराइव क्लास बेस क्लास आ रहा है, उसको उल्टा कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, वो वाला पहले कर दो और उसको बाद में कर दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार अब क्या आएगा, पहले बेस क्लास आएगा फिर डिराइव क्लास आएगा, बेस ऊपर आ जाएगा डिराइव नीचे हो जाएगा। हो गया? प्रथम कोई डाउट? अब इसका एक और मेथड है ना, बताता हूँ, मतलब मेथड तो नहीं, इसी में एक चीज़ आप और कर सकते हो। देखो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, है ना। अब सुन लो, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये जब कॉल करूँगा तो मुझे पता है कि यही वाला कॉल होगा, बट यहाँ से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से ये वाले को कॉल करना है तो कैसे पॉसिबल होगा? हाँ क्या? यहीं से मेन से ही मतलब इसको कॉल करना है। वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिख सकते। देखो तो फिर क्या करना पड़ेंगे, हाँ वहाँ पे लिखेंगे तो सही कि ए क्लास के स्कोप में जाके कौन सा वाला फंक्शन कॉल करो, शो, बट कभी भी ध्यान रखना मेन से, मेन से क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखना, कभी भी मेन से आप डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल नहीं कर सकते कोई फंक्शन। मेन से जब भी कॉल करोगे तो ज़रूरत किसकी पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम भी आगे मेंशन कर देना, बस बात खत्म, ये हो गई। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट के ए क्लास के शो फंक्शन को कॉल करेंगे। आ रहा समझ में? ये ऑब्जेक्ट जो भी हो उसका ए क्लास जो भी हो उसके शो फंक्शन को, तो ऑब्जेक्ट बी क्लास तो का बी, अक्सर उसको दोनों पता कॉल है कि ये करेंगे। पेरेंट है, तो दोनों चल जाएंगे। तो नॉर्मली लिखेंगे तो डिराइव वाला बेस वाला चलेगा, और फिर नॉर्मली लिखेंगे तो डिराइव वाला चलेगा, और नहीं तो फिर आप ए क्लास लिख दोगे तो उसमें बेस वाला चल जाएगा। कुछ डाउट इसमें? तो ये होती है ऐसी फंक्शन ओवरराइडिंग होती है, इसको बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब इसी मेथड को करने के लिए हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन होता सर है। तो हाँ? दोनों चलेंगे ना, कभी अपन ने क्लास का लिखा था। क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे था? हेलो। हाँ बोलो बोलो, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी, अब बोलो। हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर अपन इसके अंदर दोनों को वो करेंगे जैसा अभी आप ने किया, तो फिर दोनों कॉल होंगे। टाइप करने को बोल दो भाई, आवाज अरे नहीं आ रही तो आवाज़ नहीं आ रही, कर टाइप दो। कर दो, टाइप कर दो, हाँ आवाज़ नहीं आ रही आपकी, टाइप करके भेज दो। देखो जब तक अपन देखते हैं, आप टाइप करो। देखो अब इसी चीज़ को करने के लिए हमारे पास वर्चुअल फंक्शन होता है। तो ये क्या होता है, ठीक है, आप समझते हैं वर्चुअल फंक्शन को। तो वर्चुअल बेसिकली क्या है, कीवर्ड है। वर्चुअल क्या है, कीवर्ड। एक बिल्ट इन कीवर्ड है, मतलब पहले से रिजर्व वर्ड है वो, एक जो ऑलरेडी रिजर्व है किसके अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, है ना। तो ये एक रिजर्व वर्ड होता है वर्चुअल फंक्शन। और वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो वर्चुअल फंक्शन ऐसा एक फंक्शन होता है कि जिसमें अपन, हमारे पास दो, एक वही बेस क्लास होगी और एक क्या होगी, डिराइव क्लास होगी। तो बेस और डिराइव क्लास में वही सेम नाम के फंक्शन होंगे, तो हम उन दोनों फंक्शन को, नाम तो सेम होगी बट एक फंक्शन को क्या बना देते हैं, वर्चुअल बना देते हैं। एक नॉर्मल फंक्शन रहेगा, एक कौन सा हो जाएगा, वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा। तो वर्चुअल फंक्शन को पहली बात तो डिफाइन कहाँ किया जाता है, और अलग अलग क्यों करना है अपने को, पहली बात तो ये कि एक को वर्चुअल रखना है और एक को नॉर्मल रखना है, ऐसा क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि जब मैं कॉल कर रहा हूँ शो को और इस शो को, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो बेस वाला है तो वो तो शो ही नहीं हो रहा, बस डिराइव वाला कॉल हो जा रहा है। उसका तरीका था ना, दूसरी नहीं, को तो तरीका सेम है चीज़ वो दिखेगी। वो तो, लेकिन तरीका अलग है ना, वो ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को करने का एक और तरीका है वर्चुअल फंक्शन। मतलब
ये फंक्शन एक अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, दोनों को अलग अलग वो ट्रीट करेगा फिर। हाँ हाँ, बोल। क्या बोलना सारी डेफिनेशन कि अगर वर्चुअल फंक्शन को जब बेस क्लास में डिफाइन किया जाता है, देन द पॉइंटर टू द बेस क्लास इज क्रिएटेड, तो उस क्लास का एक क्या बनाया जाता है, पॉइंटर बनाया था। पॉइंटर पढ़ा आपने? पॉइंटर बचा ये कहाँ से समझाएगा फिर? चलो समझो, अभी मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ, अभी जो ज़रूरत है उतना समझाता हूँ। देखो पॉइंटर का काम होता है, पॉइंटर का एक वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का एड्रेस होता है, पता है, तो उस एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है पॉइंटर, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करता। पॉइंटर क्या करता है, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे कोई वेरिएबल क्या करता है, किसी डेटा को स्टोर करता है, वैसे ही पॉइंटर क्या करता है, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इतना है। अब C++ में हम वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अब ये ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो देखो कैसा, और पॉइंटर के लिए स्टार साइन यूज करते हैं अपन, स्टार। ये दो चीज याद रखनी है बस अपने को, है ना। देखिए मैं क्या पर जावा में पढ़ाते हैं। नहीं, मैं पढ़ाता हूँ C++ और HTML CSS जावास्क्रिप्ट और पाइथन। HTML आप पढ़ाते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों। और अगर जैसे कॉलेज लेवल तक का करना हो तो कितना टाइम हो जाएगा? कॉलेज में वही सब रहता है, वही मतलब मान के चलो 2 महीने, 2 ढाई महीने टोटल। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों करने के लिए 2.5 महीने। HTML जावास्क्रिप्ट CSS तीनों को मिला के टाइम यहाँ की वो कितनी रहेंगी फीस? आइडिया नहीं मुझे, कम ही होगी ना। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है मुझे कॉलेज चला वो सब क्या चल रहा है बताओ ना मेरे को। मतलब अभी तो जैसे कि आज देखा जाए तो तो करते क्या अपन, ये पूरा सेम डेटा रहेगा अपना। एक शो नाम का फंक्शन है और इसमें भी शो नाम का फंक्शन है, ठीक है। अब देखो हमको इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तो जो वर्चुअल फंक्शन है उसको कब डिफाइन, कहाँ डिफाइन करते हैं, बेस क्लास में। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइन इनटू द बेस क्लास, जब किसी बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इसको बना दो वर्चुअल। वर्चुअल कैसे बनाएंगे, इसके आगे एक वर्चुअल कीवर्ड लगा देना। वर्चुअल एक कीवर्ड यही पढ़ा अपन ने, ये वर्चुअल फंक्शन बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद देन द पॉइंटर टू द बेस क्लास इज क्रिएटेड, और मतलब वर्चुअल फंक्शन को अगर बेस क्लास में डिफाइन कर रहे हैं तो उस क्लास का एक पॉइंटर भी बनाना पड़ेगा आपको। पॉइंटर कैसे बनाएंगे अपन, देखो बेस क्लास किसका, बेस क्लास का ना, बेस क्लास कौन सी, ए, तो ए क्लास का एक पॉइंटर बनाओ। तो ए क्लास का पॉइंटर के लिए मैंने बताया स्टार साइन यूज करते हैं, और पॉइंटर का नाम कुछ भी दे दो, पी दे दिया मैंने, ये पॉइंटर पी हो गया। जो ए क्लास का एक पॉइंटर है जो करेगा क्या, वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, है ना। हेलो, हाँ बोलिए सर। अरे नहीं क्लास चल रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, then the pointer to the base class is created. Now on the basis of type of object is assigned, ये लिखा है ना, on the basis of type of object assign, और आप जिस टाइप का एक ऑब्जेक्ट असाइन करोगे, जैसे मैंने किस टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन किया, ए का भी ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हो, ए क्लास का मतलब, या बी क्लास का भी कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ए का बनाने बी का, कोई सही बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक वर्चुअल फंक्शन है और एक ये दोनों अलग अलग हो गए, है ना। तो अलग अलग कर दिया अपन ने। अब सुनो, मैंने मान लो बी का बनाया, तो ये पॉइंटर क्या करता है, मैंने बताया था सी में पॉइंटर क्या करता है, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। बट C++ हमने क्या सीखा, ऑब्जेक्ट बनाना, तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवाओ। तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू, सॉरी पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ डबल ए, ऐसे लिखते हैं ना एड्रेस साइन को सी में, बताओ। तो जो एड्रेस है डबल ए का, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, वो किस में गया, पॉइंटर के अंदर। ये कॉल बाय रेफरेंस होता है, अभी वो आगे मैं बताऊंगा, पॉइंटर नहीं पढ़ा है ना इसलिए भी क्लियर नहीं, समझ आ रहा है कुछ नहीं अभी तो समझो। जैसे कि कॉल करते हैं तो उसका एक फंक्शन बनाते हैं, वो डेफिनेशन आप object पढ़ोगे बनाते तो ये याद हो जाएगा, तो समझ में आएगा कि वर्चुअल फंक्शन को जब बेस क्लास में डिफाइन किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको दोनों को अलग अलग दिखाना है फंक्शन को, है ना। तो उस बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाते हैं, और फिर आप जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करते हो, चाहे ए का करो चाहे बी का करो, तो उस क्लास का फंक्शन फिर कॉल हो जाता है। बस ये वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन है। तो मतलब देखो, अब
पॉइंटर बनाया तो पॉइंटर का काम क्या होता है? पॉइंटर का काम होता है कि वेरिएबल को एड्रेस को स्टोर करना, बट यहाँ वेरिएबल तो ही नहीं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ मैं, बी, सॉरी डबल ए, डबल ए कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? बी। तो बी के अंदर फंक्शन कौन सा मिलेगा इसको? ये वाला शो। तो देखो अब मैं अगर कॉल कर रहा हूँ तो पॉइंटर से कॉल करेंगे इस बार, है ना। ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसमें चली गया है, तो वो एड्रेस पे कुछ वो वैल्यू होगी, है ना, जो भी डेटा होगा हमारा। तो उसके अंदर डेटा क्या, कौन सा फंक्शन है उसके अंदर? शो फंक्शन है। तो देखो कॉल कैसे करते हैं अपन, पी डॉट शो लिखते हैं ना ऐसे, लेकिन पॉइंटर जब करते हैं तो यहाँ पे माइनस का और ग्रेटर देन साइन लगा देते हैं ना ऐसे। क्लियर है इतना? बस हो गया, ये कॉल हो गया। अब वो कौन सा वाला देखो होगा कॉल, ये वाला कि ऊपर वाला, देख के बताओ ये ऊपर वाला होगा ना, कौन सा, ये वाला पॉइंटर ऊपर वाला होगा ना, मतलब फंक्शन तो उसका होगा। ये वाला कॉल होगा ना। समझ में नहीं आया? देखो कैसे ए क्लास का पॉइंटर बना, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में, जिस क्लास में वर्चुअल फंक्शन है उस क्लास का एक पॉइंटर बना दो, ये बना दिया हमने ए क्लास का। देन फिर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ए का बनाओ बी का बनाओ, बना दिया हमने किसका, बी का। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन, फिर सुनो, अब वो जो एड्रेस है वो एड्रेस किस में चले जाएगा अपने, पॉइंटर में चले जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइंटर का काम ही एड्रेस को स्टोर करना। तो ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करा, अगर उसको शो कर दिया, अब शो किया तो एड्रेस में कौन सी वैल्यू बताओ ना, ये ए की डबल बी की है, तो शो वाला ये वाला कॉल हो जाएगा ना, ये आ गया डिराइव्ड। क्यों, कौन सा वाला शो, ये। और अगर मैं ए टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन करूंगा तो वो उसमें अब इस बार एड्रेस में वाली वैल्यू जाएगी, ऊपर वाली तो वो बेस। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ऐसे अपन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो एक को वर्चुअल बना दो, एक को नॉर्मल बना दो, पॉइंटर बना के एड्रेस डाल दो आप पॉइंटर के अंदर वेरिएबल का, और फिर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन डिफाइंड इनटू द बेस क्लास, जब बेस क्लास में आपका वर्चुअल फंक्शन डिफाइन होगा, देन पॉइंटर टू द बेस क्लास इज क्रिएटेड, तब उस बेस क्लास का एक पॉइंटर बनेगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट असाइन, और फिर जिस टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन करोगे, मतलब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करोगे, द रिस्पेक्टिव क्लास फंक्शन इज कॉल्ड, उस क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा। समझ पाएगा कुछ? तो वही कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग और कौन सा अपना वर्चुअल फंक्शन, एक दूसरे से रिलेट करेंगे, सारे एक जैसे हैं। तो ये है अपनी फंक्शन मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग बोल लो, फंक्शन ओवरराइडिंग बोल लो, दोनों मेथड, दोनों मेथड। अब जो आए वैसा एग्जाम में लिख देना, किससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हैं। काम कब आएंगे, जब सेम नाम के फंक्शन होंगे हमारे पास, है ना, उनको अलग अलग कॉल करवाने के लिए, है ना। चलो ये हो गया, बस वो मेथड याद रखनी है अपने को, क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसमें और क्या बचा था आपका, पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ ये तो डेफिनेशन ही बताया था ना, ये तो खत्म ही, कुछ है ही नहीं उसमें, हो ही क्या खत्म पॉलीमॉर्फिज्म, देखो बताया था। हाँ लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म आया तो इतना सा ही लिखना है, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग बड़ा लिखना है अपने एग्जाम में, है ना। हां, तो उसको पूरा डिफाइन है, एग्जांपल ऐसे देके पूरा। मैं तो यहाँ ट्वेल्व समझा रहा हूँ आपको, इतनी चीज़ें जो उसके अंदर आती हैं। और अपन ने लास्ट टाइम का अगर पेपर देखा जितनी बार भी, तो थ्योरी में तो फिक्स क्वेश्चन आता है, वो आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके जितने भी टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करो, और अच्छा ऐसा, एग्जांपल है उसको, अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस अच्छा कंफर्म 10 नंबर का क्या मेरे कितने से कोई सा भी आ जाता है, लूप्स कोई से भी, तो देखो लिस्टेड लूप्स और वो क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, पैटर्न प्रिंटिंग, नहीं उन सब के सारे मेथड्स जो भी होते हैं वो उन सब के बीच में कोई सा भी डिफरेंस बताओ। ओके ओके। देखो उनका सिंटैक्स लिखा है जैसे, अगर हाँ मतलब लेने देते हैं तो बहुत सारी चीज़ मिक्स करके देते हैं वो। बस लास्ट टाइम का पेपर जो था वो बेकार था, बाकी अगर उसके पहले की जितने भी थे वो सब में ऐसे ही कुछ तो इजी आएगा मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छी तैयारी है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच सिंपली इम्प्लाइज दैट वन नेम मल्टीपल फॉर्म, जिसका मतलब होता है एक नाम और उसके बहुत सारे फॉर्म्स। जैसे मैं अपनी बात करूँ, एग्जाम रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ हूँ तो यहाँ मेरा अभी सबके साथ नेचर अलग अलग है, क्योंकि स्टूडेंट मतलब एक जैसा सभी स्टूडेंट के लिए, है ना। क्यों, बिकॉज आई एम ए टीचर, मेरा नेचर यहाँ का अलग है। अब मैं जब यहाँ से बाहर जाऊँगा तो अपने घर जाऊँगा
तो घर जाऊँगा तो वहाँ पे मेरा ऐसा तो रहूँगा नहीं कि जैसे यहाँ हूँ तो वहाँ पे जाके कुछ अलग हो जाऊँगा। अब जैसे दोस्तों में जाऊँगा तो वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, फिर फॉर्म चेंज हो जाएगा। कोई गेस्ट आएंगे घर में तो उनके लिए अलग हो जाऊँगा मैं। तो वो मैं हूँ तो एक ही, बट मेरा फॉर्म्स क्या है, मल्टीपल है। और एक ही चीज़ के अलग अलग फॉर्म होना कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब बहुत सारे रूप। तो एक ही व्यक्ति के बहुत सारे रूप नहीं होते वही पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, जैसे कंपाइल टाइम और रन टाइम। अब देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं अपन? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसको बोलते हैं कि प्रोग्राम जब रन होता है और एक रन होने से पहले कंपाइल होता है, बताओ आपने नहीं है ना, जिसमें आपको एरर वगैरह पता चलती है, ठीक है ना, कंपाइल होता है उस समय। तो कंपाइल होता है जब, तो कंपाइल होते समय में आपको पता चल जाता है ना कि देखो फंक्शन ओवरलोडिंग में आपको पता चल जाता है कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल होने वाला है। क्यों? फंक्शन ओवरलोडिंग वाली ओवरलोडिंग चीज होती है ना, वो लिखते फिर प्लस का साइन है वो नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग वाली चीज होती है जिसमें एक नाम के एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं। हाँ मतलब जैसे फ्लोट का ऐसे लिखा था, उसके अंदर अगर दो देने हाँ, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट करे थे और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट करे थे, तो उसमें पता चल जाता है ना कि अगर दो आर्ग्यूमेंट पास किए फंक्शन के अंदर तो दो वाला कॉल हो जाएगा। मतलब आप रन टाइम में नहीं बताओगे उसको, कंपाइल टाइम में बता दोगे। सही है ना, कंपाइल टाइम में ही बता दोगे कि कौन सा कॉल होगा। कंपाइल टाइम अपना वो कैसे आपका कोड गो थ्रू जाता है रन से पहले, हाँ रन से पहले, एरर डिटेक्ट हो जाते हैं। और रन वाला जब जैसे क्या रन होने के बाद फिर पता चले जिसमें अपन वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि जब वैल्यूज वही। यूजर से लेते हैं तो रन टाइम वाला। तो देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो ओवरलोडिंग है इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी हमारे पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं, बट आप देख के बता सकते हो ना कि पैरामीटराइज कॉल होगा या कॉपी कॉल होगा या फिर डिफॉल्ट कॉल होगा। कुछ नहीं पास किया तो पता है बोल दो कि सर डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा। एक आर्ग्यूमेंट पास करा है तो बोल दो पैरामीटराइज। अगर एक ऑब्जेक्ट पास किया होता आपने तो क्या पता चल जाएगा कि कॉपी वाला कॉल होगा। ये कॉपी को क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना। ये आप कंपाइल टाइम बता सकते हो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो देख के ही बता सकते हैं कि वो फंक्शन कॉल करता है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन आगे लिखते हैं अपन कि ओवरलोड क्या लिखते हैं, ऑपरेटर लिखते हैं ना, ऑपरेटर प्लस जो भी है। तो आप बता सकते हो रन टाइम से पहले बता सकते हो कि ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ से ऐसे। लेकिन अभी जो हमने वर्चुअल फंक्शन और फंक्शन ओवरराइडिंग पढ़ा, इसमें सीधे देख के नहीं बता सकता व्यक्ति। देखो कहाँ गया अभी अपना प्रोग्राम, इसमें आपको रन टाइम में ही पता चलेगा। जैसे देखो मैंने अभी आपके अभी तो मैंने समझा दी सारी चीज़, तो आपको पता है। लेकिन अभी सोचो आप, मैं अगर यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लिखता, ये मान लो ये लाइन हटा देता, मैं ये वाली हटा देता, अगर मैं ये वाली लाइन हटा देता, समझना, और अब मैं यहाँ पे डबल इस शो को कॉल करता, तो अगर व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है ना कि ये वाला शो का कि ये वाला, क्योंकि यार दो दो शो है तो आपको कौन सा वाला शो कॉल है, ये तो रन करके ही देखना पड़ेगा। सही है कि नहीं, होगा कि नहीं कंफ्यूज यहाँ पर? आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है कि बी क्लास का है तो देखो कि कंफ्यूजन तो जाएगा ना कि पेरेंट क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन है, डिराइव क्लास में भी। अब उसको पेरेंट क्लास वाले को प्रायोरिटी देगा या फिर चाइल्ड क्लास वाले को प्रायोरिटी देगा, तो यहाँ कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ रन करने पर पता चलेगा, जो चीज़ें रन करने पर पता चले वो हो गई आपकी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे वर्चुअल फंक्शन आपका और फंक्शन ओवरराइडिंग, तो फंक्शन ओवरराइडिंग में भी यही कि रन टाइम में पता चलेगी आपको। और वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या है, इसमें भी आप बता नहीं सकते ना ऐसे देख के कि कौन सा वाला कॉल होगा। तो अभी जो करा ये पॉइंटर बनाया, कनेक्ट किया, और उसमें सोचना पड़ेगा कि इसमें इसका एड्रेस गया तो कौन सा वाला कॉल होगा। फिर रन करने पर जो पता चले वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। और जिसका आउटपुट आपको रन से पहले ही पता चल जाए वो क्या है कि कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी, वो कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म। इतना क्लियर है, समझ में आया? हाँ अब बताओ, अब मेरे को कौन सा और बचा है, आई थिंक क्या था, रिकर्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब वो पूरा पॉइंटर्स पॉइंटर रिकर्शन। ठीक है चलो मैं रिकर्जन की डेफिनेशन वगैरह तो बता ही देता हूँ अभी। रिकर्शन क्या होता है, देखो जब हम फंक्शन को बार-बार कॉल नहीं बार बार कॉल करना नहीं बार बार कॉल करना होता है, बट कैसे, बार बार तो अपन ऐसे भी कॉल करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड नाम का कोई फंक्शन बनाया तो ये कोई रिकर्शन नहीं कहलाएगा। एक्स वाई जेड को कॉल करा, मतलब उसकी जो कोड है उसकी रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है शायद। वो तो फंक्शन बढ़ाते ही, नॉर्मल फंक्शन बढ़ाते हैं। देखो बताओ करीब करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा। देखो फंक्शन क्या होता है आपका, रिकर्शन क्या होता है, जैसे आप कोई फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल एक्स वाई जेड, मान लीजिए फंक्शन है वॉइड एक्स वाई जेड, और ये फंक्शन की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, और ये फंक्शन के अंदर कुछ काम चल रहा है, ठीक है।
जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये चीज़ होगी। अब सुनो, मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल करूँगा मेन से, मैं अभी ऐसे ही रफ बता रहा हूँ, फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैंने XYZ को कॉल किया, ये कर दिया कॉल मैंने, अभी कॉल करा तो कहाँ जाएगा, ये कॉल करेंगे तो यहाँ जाएगा, ये अपना काम खत्म करेगा और वापस यहीं आ जाएगा, बस इतना ही काम करेगा। लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर ही आप उसी फंक्शन को वापस कॉल कर रहे हो, वो कहलाता है रिकर्शन। व्हेन अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इनसाइड डेफिनेशन, यदि कोई फंक्शन अपने आप को ही अपनी डेफिनेशन के अंदर कॉल कर रहा है तो वो होता है रिकर्शन। आ रहा है कुछ समझ में कि ये फंक्शन यहाँ से कॉल किया अपन ने, फिर ये 2 लाइन चलेगी, फिर वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जैसे ही फंक्शन कॉल हो तो फिर वो डेफिनेशन में जाएगा, फिर ये 2 लाइन चलेगी, फिर कॉल हो जाएगा, फिर वो डेफिनेशन में जाएगा, फिर ये 2 लाइन चलेगी, फिर कॉल होगा, फिर डेफिनेशन में जाएगा। ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा। सोचो, वो तो कॉल होती जाएगा ना। तो फिर इसको, हाँ, इसको रोकने के लिए 2 केस होते हैं इसके अंदर, एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। एक क्या होता है बेस केस और दूसरा होता है क्या रिकर्सिव केस। रिकर्सिव बेस केस का मतलब क्या होता है, देखो जब वो काम करना बंद कर देगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, काम करना बंद कर देगा। रिकर्सिव मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जस्ट कि मैं डेफिनेशन आपको लिखी बता देता हूँ ना। हाँ सेम ही तो डेफिनेशन तो वही है ना। मैं देखो, एक बेस केस होता है और एक रिकर्सिव केस होता है। स्टॉपिंग कंडीशन मतलब स्टॉपिंग कंडीशन है कब उसको रुकना है, कॉल करना अपने आप को बंद करें, नहीं तो वो चाहता है ना, वो आएगा फिर कॉल कर देगा, फिर आएगा फिर कॉल कर देगा, फिर आएगा, वो तो वहीं का वहीं घूमता जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो स्टॉप करना है तो उसमें एक बेस केस होगा जो स्टॉप करेगा व्हेन रिकर्शन शुड एंड, जब रिकर्शन हमारा एंड होगा, वो वाली कंडीशन है ना, एंड होना चाहिए जहाँ पे। और एक होगा रिकर्सिव केस, जब अपने आप को क्या करता रहेगा, बार बार कॉल करता ही रहेगा। द पार्ट वेयर द फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ, जो उसको कॉल करते रहेगा। तो यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन देखो, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इनसाइड इट्स डेफिनेशन, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे अपनी डेफिनेशन के अंदर, इज कॉल्ड रिकर्शन। ठीक है ना। इट इज इजी वे, इट इज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करके आप इससे काम कर सकते हैं। तो ये है, कुछ आया समझ में? तो डेफिनेशन तो बता दी मैंने। इसको एक काम करूँ क्या, मैं आपको इसको शेयर ही कर देता हूँ, ये PDF पे डाल दूँ क्या, कि कॉपी करके डाल दूँ?